इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें से एक भी सामान ऐसा है जिसका इस्तेमाल न करने से आपका जीवन रुक जाएगा? चाहे चीन में बना कोई मोबाइल फोन हो, चीन में बनी कोई सस्ती एसयूवी हो, आपके घर का टेलीविजन सेट हो, या फिर दिवाली पर इस्तेमाल होने वाली वो लाइटें हों जिनसे आप अपना घर सजाते हैं। इनमें से शायद एक भी सामान ऐसा नहीं है जिसकी कमी की वजह से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अड़चन आ जाए। इसलिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं जिसमें चीन के लिए कोई जगह ना हो, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये चीन के लिए सबसे ज्यादा हिट करने वाली बात होगी। इसलिए आज हम हिंदी चीनी भाई भाई की जगह हिंदी चीनी बाय बाय की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी कोशिश चीन को उसके घुटनों पर ला सकती है। अपनी सेना से तो यह मांग करना बहुत आसान है कि वो चीन के सैनिकों को उनके घर में घुसकर मारे। हमारी सेना ऐसे करने में पूरी तरह सक्षम भी है, लेकिन सवाल यह है कि एक राष्ट्र के तौर पर सेना के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए इस खून खराबे का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं, या फिर आप भी चीन के खिलाफ इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब आपके साथ मिलकर तलाशेंगे और इसके बाद हम बॉलीवुड के उस गैंग का पर्दाफाश करेंगे जो टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बदनाम है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के लिए भी इसी गैंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन अब फिल्मी सितारों को भगवान का दर्जा देने वाली जनता ने फिल्म इंडस्ट्री के इन तानाशाहों का तख्ता पलट करने की तैयारी कर ली है। इस मुद्दे पर मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र ने डीएनए के दर्शकों के लिए एक खास संदेश भेजा है। यह संदेश आज आपके पूरे परिवार को सुनना चाहिए, क्योंकि इस संदेश में न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई छिपी है, बल्कि सफलता का वो फॉर्मूला भी है जिसकी जरूरत आज के दौर में सबसे ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज और स्पष्ट किया। सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को बताया कि एलएसी पर चीन के निर्माण कार्य की वजह से झड़प हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की कोशिश को रोक दिया। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान से ही चीन एलएसी पार नहीं कर पाया। सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बताया कि चीन की ओर से घुसपैठ की ऐसी कोशिश नहीं हुई जिससे किसी पोस्ट पर कब्जा किया जा सके। सर्वदलीय बैठक में सिर्फ कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे। आज के बयान में सरकार ने साफ किया कि एलएसी पर किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना को उचित कानूनी कार्रवाई की पूरी छूट है, लेकिन सरकार मुद्दे के शांतिपूर्ण कूटनीतिक स्तर से समाधान के पक्ष में है। भारत ने चीन को यह बता दिया कि लद्दाख की गलवान घाटी पर उसके दावे झूठे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अपने पुराने तथ्यों को खुद ही झुठला रहा है और गलवान घाटी की स्थिति ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के उस दावे को भी गलत बताया है जिसमें चीन ने यह आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने एलएसी पार करके उसके इलाके में कार्रवाई की थी। एलएसी पर निर्माण कार्य को लेकर चीन की आपत्तियों को भी विदेश मंत्रालय ने नकार दिया है और कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो भारतीय सीमा के भीतर ही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन के दावे किसी भी कीमत पर भारत को मंजूर नहीं है। गलवान में भारत चीन टकराव को लेकर सवाल पूछने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज घायल सैनिक सुरेंद्र सिंह के पिता ने जवाब दिया कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। सैनिक के पिता के जवाब का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, सस्ती राजनीति करने की बजाय राहुल गांधी राष्ट्रहित में एकजुटता दिखाएं। वर्चुअल जनसंवाद रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी। हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनआर्म्ड क्यों चले गए? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं? और अनआर्म्ड नहीं गए थे, क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों अपनी सीमित जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हो? राहुल गांधी ने आज फिर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है। कल सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर सभी दलों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई थी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आज 2 बार सीज फायर तोड़ा।
बारामूला के रामपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की, जिसमें 4 नागरिक घायल हो गए। उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। बारामूला और उरी में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर आए ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। ड्रोन के जरिए भारत में अवैध हथियार पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। ड्रोन से अमेरिका में बनी एक बंदूक, चीन में बने 7 ग्रेनेड, 2 मैगजीन और 60 राउंड कारतूस बरामद किए गए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। सुरक्षा बलों के मुताबिक इलाके में अभी 2 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान चल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 4 लाख के करीब पहुंच गए हैं। अब तक 3,95,048 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 14,516 नए मरीज मिले और 375 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 12,948 मौत हो चुकी हैं। 2,13,831 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर अब 54.12% है। मुंबई की दवा बनाने वाली एक कंपनी ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवा पेश की है। कंपनी का दावा है कि दवा से वायरस के हल्के और कम लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज हो सकता है। कंपनी ये भी कह रही है कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से दवा बनाने और मार्केटिंग की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को क्वारंटीन सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की आपत्ति के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने होम आइसोलेशन खत्म करने का फैसला वापस ले लिया है। शुक्रवार को उपराज्यपाल ने आदेश दिया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की जगह 5 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर जाना होगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जाहिर की। फैसला वापस होने के बाद अब कोरोना वायरस से संक्रमित बिना लक्षण वाले मरीज अपने घर में ही क्वारंटीन में रह सकेंगे। आज सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आज पूरे देश में वायरल है। इस तस्वीर में चीन के ड्रैगन के सामने क्रोधित मुद्रा में भगवान श्री राम हैं और वो धनुष और बाण के साथ ड्रैगन का वध करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये भारत से नहीं बल्कि ताइवान से आई है, लेकिन भारत में इस समय ये तस्वीर वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस तस्वीर की गंभीरता को समझते हैं? इस तस्वीर में भी श्री राम है और संदेश साफ है कि अब पूरे देश को उस चीन से लड़ना है जिसने हमारे संयम और हमारी विनम्रता की परीक्षा ली है। और अब समय आ गया है कि इस अहंकारी ड्रैगन को श्री राम का देश अपनी शक्ति दिखाए। इस तस्वीर का सीधा संदेश यही है कि चीन के साथ ये लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं है, ये लड़ाई अकेले सरकार की भी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये लड़ाई पूरी सभ्यता की है, हमारे संस्कारों की है। आपको रामायण का वो प्रसंग जरूर याद होगा जिसमें श्री राम की सेना लंका पहुंचना चाहती थी, लेकिन समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था। भगवान श्री राम ने समुद्र से 3 दिन तक निवेदन किया और बहुत इंतजार भी किया, लेकिन जब समुद्र ने भगवान श्री राम के विनम्र निवेदन को भी माना नहीं तो भगवान राम क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से समुद्र घबरा गया था और फिर समुद्र उनके सामने झुक गया और श्री राम के लंका जाकर उन्होंने रावण का वध करने का मार्ग उनका प्रशस्त हो गया था। यही भावना आज पूरे देश की है। भारत ही अकेला एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। भारत ने कभी किसी देश की जमीन हड़पी नहीं। हमने सीमा की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का हमेशा सम्मान किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह तस्वीर ताइवान के एक प्रमुख अखबार ताइवान टाइम्स ने बहुत प्रमुखता से प्रकाशित की है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता। चीन ताइवान को भी डरा धमका रहा है, लेकिन ताइवान की हिम्मत देखिए आप कि ताइवान जैसा छोटा देश है लेकिन चीन के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान को डराने के लिए लड़ाकू विमान चीन लगातार भेज रहा है, लेकिन ताइवान डरा नहीं, उसने चीन के लड़ाकू विमानों को भी खदेड़ दिया। सवाल अब इस बात का है कि क्या अब भारत के लिए चीन पर नई नीति बनाने का समय आ गया है?
जिसमें वो चीन के खिलाफ ताइवान जैसे देशों का खुला समर्थन करे। और क्या अब हिंदी चीनी भाई भाई की जगह हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय आ गया है? यहाँ इस तस्वीर से जुड़ी एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। ये तस्वीर हांगकांग में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और इस तस्वीर को भारतीय मूल के ही एक डिजाइनर ने 24 घंटे में तैयार किया है और हांगकांग से होते हुए ये तस्वीर ताइवान पहुंच गई, ताइवान में ये प्रकाशित हुई और ताइवान से ये भारत आ गई और अब ये जी न्यूज के जरिए आप लोगों तक पहुंच रही है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन वो सही समय पर अपने बल का प्रयोग करना भी जानते थे। जो सच्चा वीर होता है उसे चुनौतियों से डर नहीं लगता और वो पुरुषार्थ के दम पर आखिरकार विजय हासिल कर ही लेता है। इसी वीरता पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। इस कविता का शीर्षक है वीर और इसमें दिनकर लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये आज के भारत पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। भारत इस समय एक ऐसी ही विपत्ति का सामना कर रहा है और ये विपत्ति चीन के विश्वासघात से पैदा हुई है। भारत के जो सूरमा सरहदों पर चीन को उसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं वो जरा भी विचलित नहीं है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन के नेताओं को अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। चीन को चोट पहुंचते ही ये लोग अपना धीरज खोने लगते हैं और विचलित हो जाते हैं। असल में ये भारत के लोगों की जो पसंद है, जो उन्होंने 2019 के चुनाव में की थी, उस पसंद से इतने विचलित हैं, इतने परेशान हैं। भारत के लोगों ने वोट देकर जिस सरकार को चुना उस सरकार के हर दुश्मन को ये लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं और इस पूरे क्रम में ये देश के दुश्मनों को भी अपना दोस्त मान लेते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी नफरत के चलते ये लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है वो किसी एक पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ कर रहा है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को यह समझना होगा कि चीन की लड़ाई भारत से है, भारत देश से है, राष्ट्र से है और उस देश के 137 करोड़ लोगों से है। अब बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया जिसमें उन्होंने देश को यह भरोसा दिलाया है कि सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के लिए उसकी एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत शांति चाहता है लेकिन किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देने में भी वो सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण पर एक बैठक के दौरान कही और इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। ये प्रधानमंत्री के बहुत मजबूत शब्द हैं और बहुत मजबूत संदेश है। आपको याद होगा जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे तब भी प्रधानमंत्री के यही शब्द थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में बालाकोट में जो कुछ हुआ वो आप सबको याद होगा और पाकिस्तान को तो और भी अच्छी तरह से याद होगा। वैसे एक बात यह भी है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में गलवान वैली को चीन का हिस्सा बताया। गलवान घाटी जहां पर भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ था सेनाओं के बीच में, उस जगह को चीन
अपना इलाका बता रहा है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को यह धमकी दी है और कहा है कि भारत में कुछ लोग सोचते हैं कि भारत की सेना चीन की सेना से ज्यादा मजबूत है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये गलत धारणा है और ये बात व्यावहारिक नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि चीन की सेना ने हाल ही में ऊंचे पहाड़ों पर और ऐसे इलाकों पर एक युद्ध अभ्यास किया है जिसमें टैंक, मिसाइल और लंबी दूरी की तोपों का भी इस्तेमाल किया गया है। 压制，装甲机群持续攻击敌前沿地堡群。 और इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी प्रोपेगेंडा वीडियो की तस्वीरें हैं जो ग्लोबल टाइम्स ने जारी की हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन की सेना लद्दाख के आसपास के इलाकों में युद्धाभ्यास कर रही है और चीन की सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये वीडियो असल में उन्होंने भारत को डराने के लिए शूट किया है और फिर उसे जारी किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के जो लोग हैं जो चीन के इस प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, चीन की तरफ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें हम ये बता दें कि वो भी ये जानते हैं कि भारतीय सेना दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में आती है और अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत की सेना चीन की सेना पर बहुत भारी पड़ेगी। उन्हें हम ये भी बता दें कि चीन की सेना वीडियो शूट करने के लिए बहुत अच्छी है, वीडियो गेम्स खेलने के लिए बहुत अच्छी है, चीन की सेना इस तरह की मॉडलिंग करने के लिए बहुत अच्छी है और वो एक्सपर्ट हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर जमीन पर लड़ाई हो गई और वो कन्वेंशनल वॉर हुआ इसी इलाके में तो चीन की सेना की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ये एक आउट ऑफ प्रैक्टिस सेना है जिसने वर्षों से कोई युद्ध लड़ा नहीं है। जो आखिरी युद्ध इन्होंने वियतनाम के साथ लड़ा था उसमें इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। इसलिए ये जो सेना है ये लड़ने वाली सेना नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाली सेना है और इस सेना का भी इस्तेमाल चीन की सरकार सिर्फ अपने लोगों को डराने के लिए करती है। इसलिए इसका रोल उतना ही होना चाहिए। चीन के लोग भले ही इससे डर जाएं, लेकिन भारत की सेना और भारत के लोग इस तरह के नकली वीडियोस से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिकों की मौत हुई है या फिर ये घायल हुए हैं, यानी चीन की तरफ से 35 कैजुअलिटीज हुई हैं। ये उस सबूत गैंग को जवाब है जो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता था कि भारत ने चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और कैजुअलिटीज जो हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं। आपने ये भी देखा होगा कि चीन ने भी अभी तक अपने लोग जो मारे गए हैं उनकी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा है। चीन ने ये तो मान लिया कि हिंसक झड़प हुई है दोनों देशों के बीच में। चीन ये भी कह रहा है कि गलती भारत की है। चीन ये कह रहा है कि भारत की जो सेना है, भारत के सैनिक उनके इलाके में जबरदस्ती घुसे थे इसलिए ये झड़प हुई है, यानी पूरा दोष उन्होंने भारत के ऊपर और हमारे सैनिकों के ऊपर डाल दिया। लेकिन चीन ने एक बार भी अभी तक ये नहीं बताया कि इस झड़प में उनके कितने लोग मारे गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी उसमें यह बताया गया था कि चीन की तरफ से 43 कैजुअलिटीज हुई हैं। इनमें मरने वाले और गंभीर रूप से घायल लोग हैं। कितने मरे हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं यह पता लगाना इस वक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 35 कैजुअलिटीज इसमें चीन की तरफ से हुई हैं। लेकिन चीन वो देश है जिसने कोरोना वायरस से कितने लोग मारे गए उसके बारे में भी पूरी दुनिया को पता नहीं चलने दिया, तो वो अपने लोग जो मारे गए हैं उसके बारे में कैसे दुनिया को बताएगा। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं हमारे ही अपने देश में, तो उनको हम बता दें कि अगर आपको अमेरिका पर भरोसा है तो आप ये मानकर चलिए कि उनके 35 लोग गए, और अगर आपको अपने देश के सूत्रों पर भरोसा है तो ये मानकर चलिए कि चीन के 40 से 50 जवान उन्होंने गंवा दिए हैं। इसलिए अगर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि चीन ने घर में घुसकर मारा है तो वो ये जान लें कि घर में घुसकर उन्होंने नहीं बल्कि हमने मारा है। कुछ दिन पहले चीन ने गलवान घाटी से पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन चीन ने न सिर्फ अपना यह वादा तोड़ दिया बल्कि 1962 के युद्ध के बाद भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात भी किया, और चीन अब भी भारत को धोखा देने की फिराक में है। ये वही इलाका है जो हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। सैटेलाइट से ली गई ये एक ताजा तस्वीर है। इससे साफ होता है कि भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ली गई ये तस्वीर है। इसमें चीन की सेना की करीब 200 गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास देखा जा सकता है,
और यही वो जगह है जहां 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। एक बार फिर मैं आपको करीब से इस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं। ये सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर है, उसी इलाके की है जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आपको कभी मौका भी नहीं मिलेगा, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह के टेरेन में और किस तरह के हालात में इस तरह के संघर्ष हो रहे हैं। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद भारत और चीन के रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चीन भारत का वो पड़ोसी देश है जिसे भारत ने हाल ही के वर्षों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 18 बार आपस में अलग अलग जगहों पर मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने अब तक के कार्यकाल में 5 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 70 वर्षों में इतनी बार चीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार चीन जा चुके हैं, जबकि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के तौर पर 2 बार भारत आ चुके हैं। इस दौरान भारत ने शी जिनपिंग का पूरा आदर सत्कार किया, उन्हें भारत की संस्कृति के दर्शन करवाए और यह एहसास दिलाया कि 21वीं सदी में भारत और चीन के पास मित्रता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसी दोस्ती पर दोनों देशों का भविष्य टिका हुआ है। बात तब यह होती थी कि भारत और चीन अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, लेकिन चीन को शायद ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन जब जब भारत ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब चीन ने हमेशा धोखा ही दिया है। हमारे यहां अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक बार किसी का नमक खा लें तो आप जीवन भर उसे धोखा नहीं देते, लेकिन चीन बार बार भारत को घायल करके भारत के जख्मों पर नमक छिड़कता है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए आज आपको शी जिनपिंग की मंशा को समझना होगा। शी जिनपिंग की मंशा चीन के बाद अब दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने की है। उनकी जो अंदर की इच्छा है वो ये है कि चीन के सुप्रीम लीडर तो वो बन गए, अब वो दुनिया के सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं और ये जो उनकी इच्छा है, इस इच्छा ने उन्हें अंधा बना दिया है। इसी वजह से बार बार वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत को धोखा देते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा ले रहे हैं। फिर से आप सुन लीजिए, क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति। इस पॉलिसी के तहत चीन एक एक इंच करके किसी देश की जमीन पर कब्जा करता है और बॉर्डर से जुड़े पिछले समझौतों से लगातार पीछे हटता चला जाता है। चीन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया है जो इसी क्रीपिंग फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपना विस्तार करना चाहता है। अगर अभी कोई देश चीन की इस हरकत पर आपत्ति जताता भी है तो चीन 3 कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे चला जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि पीछे हटने के बाद भी 1 कदम जमीन चीन के नियंत्रण में आ ही जाती है। यानी 3 कदम आगे बढ़ो, फिर 2 कदम पीछे आ जाओ और 1 कदम ले लो। हमारे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और चीन में बने सामान के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखाई दिया। लोग अब कह रहे हैं कि चीन के लिए भारत का बाजार बंद होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन की कंपनियों को भारत में मिले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए जाने चाहिए और भविष्य में भी चीन की कंपनियों को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि चीन की कंपनियां इसका आर्थिक फायदा उठा रही हैं। क्योंकि जब सीमा पर चीन हमारे देश को, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, तब उसकी कंपनियों को भारत में काम दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उसकी कंपनियां भारत में पैसा कमा रही हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए टनल बनाने के लिए करीब 1150 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट चीन की एक कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे दिया गया है। इस चाइनीज कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, जबकि भारत की कंपनियां इससे जरा सा पीछे रह गईं। इसी तरह से महाराष्ट्र में चीन की 3 कंपनियां करीब 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। ये चीन की इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जिनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन पहले ही समझौता किया है। ये कंपनियां पुणे में अपनी फैक्ट्रियां भी लगाएंगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब भारत सरकार चीन की कंपनियों को दिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा कर सकती है और चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि अगर चीन दुश्मन के तौर पर खुलकर सामने आ गया है तो फिर उसके साथ किसी भी तरह के संबंध बढ़ाने और व्यापार करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब भी चीन के साथ विवाद होता है तो भारत में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के खिलाफ अक्सर ऐसा ही गुस्सा दिखता है, लोग प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी यही हो रहा है, लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि हम चीन के सामान के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चीन का ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना
आपका काम नहीं चल सकता। आज हमारा भी आपके लिए यही सवाल है। आप आज एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में ये डालिए कि ऐसा कौन सा सामान है चीन का बना हुआ, ऐसी कौन सी ऐप है जिसके बिना आपका जीवन रुक जाएगा। चीन में बना कोई मोबाइल फोन हो या आपके मोबाइल फोन की कोई चाइनीज ऐप हो, चीन में बना हुआ कोई सस्ता टेलीविजन सेट हो, चीन में बनी हुई कोई सस्ती एसयूवी हो, या फिर दिवाली में घर सजाने के लिए दिवाली पर लगाई जाने वाली चाइनीज लाइट्स हो। आप एक बार सोच कर देखिए, इनमें से चीन का ऐसा कौन सा सामान है जिसके बिना आपकी जिंदगी बिल्कुल रुक जाएगी, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने का एक और शानदार मौका मिलेगा। अगर हम इन चाइनीज वस्तुओं की जगह पर किसी भारतीय या फिर किसी दूसरे विदेशी सामान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई कहने का वक्त अब जा चुका है। अब हिंदी चीनी बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। इसलिए आज आपसे हम कह रहे हैं, बैठिए, अपने परिवार से बात कीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि क्या आप चीन के सामान के बिना रह सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग जातियों में जो आपके अपने अलग अलग तौर तरीके हैं उनको मानते हैं, अपने संस्कारों को आप मानते हैं। अब हम आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य की उन सड़कों के बारे में बताएंगे, क्योंकि यही सड़कें चीन को बहुत चुभ रही हैं। इन सड़कों में कांटे लगे हुए हैं और ये कांटे वाली सड़कें चीन को चुभ रही हैं। कांटे सचमुच में नहीं लगे हुए हैं, लेकिन ये सड़कें देखकर चीन को एक साथ हजारों कांटे चुभ जाते हैं। आप सोचते होंगे कि गलवान घाटी में जो कुछ हो रहा है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार जो चीन इतना अग्रेशन दिखा रहा है बॉर्डर पर, उसकी वजह क्या है, उसकी असली वजह क्या है, आज हम आपको बताने वाले हैं। उसकी असली वजह ये सड़कें हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सड़कें चीन को चुभ रही हैं और यही भारत और चीन के बीच असली टकराव की वजहें हैं। आपको याद है 1962 के युद्ध में भारत चीन के हाथों हार गया था। क्यों हारा था भारत? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, उसकी वजह यह नहीं थी कि हमारी सेना के पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं था, हमारी सेना लड़ना नहीं चाहती थी, हमारी सेना बहादुरी में कहीं कम थी। वजह यह थी कि चीन से टक्कर लेने के लिए हमारे पास कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि चीन के साथ जो सीमा हमारी लगी हुई है उस पर भारत का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सड़क तैयार नहीं थी। यह बात 1962 का युद्ध शुरू होने से कुछ वर्ष पहले की है। आज आप ध्यान से सुनिएगा। उस समय चीन तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण कर रहा था। सोचिए, उस जमाने में ही चीन ने सड़क बनानी शुरू कर दी थी। यह सड़क अक्साई चिन से होकर गुजरती है, यानी चीन भारत के इलाके में रणनीतिक रूप से एक बहुत अहम सड़क बना रहा था, और वो भी 1960 के आसपास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय हमारा राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा था? हमने क्या इसका विरोध किया था? जब चीन ने यह सड़क बनाई तो हमने क्या किया था? उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में चूर थे। नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें चीन के इरादों की भनक तक नहीं लगी, जबकि उस समय के कई सैनिक बड़े अधिकारियों ने उन्हें चीन को लेकर कई बार चेतावनियां दी। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन ने भारत की गर्दन दबोचने वाली एक बहुत ही अहम सड़क बना ली, और जवाहरलाल नेहरू पंचशील समझौते पर अमल की बातें करते ही रह गए। आधी अधूरी तैयारियों और सड़कों के अभाव में भारत चीन की सेना के सामने कमजोर पड़ गया, और युद्ध में मिली वो हार आज भी 137 करोड़ भारतीयों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से जो सारे लोग 1962 के बाद पैदा हुए हैं, आपको स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद आप जहां पढ़ाई करने गए वहां, जहां काम करने के लिए गए वहां, हर किताब में, हर अखबार में, जीवन में हर रोज, क्या आपको यह नहीं बताया गया कि 1962 में भारत की बहुत बुरी हार हुई थी चीन के हाथों? और किसी भी राष्ट्रभक्त के चेहरे पर और उसके दिमाग में ये एक सबसे बड़ा शिकन है,
और ये आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ है कि ये वो देश है, इतना विशाल देश होने के बावजूद भी हम 1962 का युद्ध चीन से हार गए। ये किसी भी भारतीय की आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है और हम इसी बोझ के साथ पैदा हुए हैं और इसी बोझ के साथ अब तक यहां तक पहुंचे हैं और ये बोझ हमें हटाना होगा। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध के कई दशकों बाद भी इस बोझ को उतारने की कोई कोशिश कभी नहीं हुई और चीन के साथ लगी सीमा पर सड़कों का यह निर्माण यह कहकर नहीं किया गया कि अगर हमने सड़कें बना ली और चीन की सेना अंदर घुस आई तो इससे हमें ही ज्यादा नुकसान होगा। यानी हम हमेशा चीन से डर कर रहे, हम हमेशा यह मानकर चले कि हम चीन को कभी रोक नहीं पाएंगे। चीन की सेना तो अंदर आ ही जाएगी, हमारे घर में घुस के हमें मारेगी। ये बात हमने अपने देश के एक एक नागरिक, एक एक बच्चे और एक एक युवा के मन में भर दी, डाल दी। हो सकता है अपने सैनिकों के मन में भी हमने ये बात डाल दी हो। जैसे आप अपने घर की सुरक्षा के लिए उसके आसपास एक चार दीवारी बनाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप देश में किसी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, वहां पर भी अगर किसी व्यक्ति के पास कोई जमीन है, कोई मकान है, तो वो सबसे पहले उस जमीन के चारों तरफ एक चार दीवारी बनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने अपनी जमीन की रक्षा नहीं की, उसके चारों तरफ चार दीवारी नहीं लगाई, तो आपकी जमीन पर आपके पड़ोसी कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए आप सब लोग अपनी जमीन के चारों तरफ एक चार दीवारी, बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं, वो आप बनाते हैं। पैसा लगता है उसमें, लेकिन वो पैसा खर्च करके भी लोग बाउंड्री वॉल बनाते हैं। लेकिन क्या हमें अपने देश के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल नहीं बनानी चाहिए थी? ठीक वैसे ही एक देश को भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी ही एक चार दीवारी बनानी चाहिए। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस की सरकारें दशकों तक ऐसे ही उदासीन बनी रहीं और आखिरकार 1990 के दशक में भारत ने इस पुरानी विचारधारा को छोड़ा और फिर वर्ष 2005 में चीन की सीमा के पास रणनीतिक महत्व की 70 से ज्यादा सड़कों के निर्माण का फैसला किया गया 2005 में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान करीब 2 दशकों में, यानी 20 साल में सिर्फ कुछ ही सड़कें बनाई जा सकी और इनमें से भी कई सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब थी कि सेना की गाड़ियां, होविट्जर तोप और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स जैसे बड़े हथियारों को ले जाने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता था। यानी सड़कें बन तो गई लेकिन फिर भी बेकार थी। यानी चीन से लगी भारत की करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमारी तैयारी बिल्कुल आधी अधूरी थी और किसी भी दिन अगर युद्ध हो जाए चीन से तो हमारे पास वहां पहुंचने तक के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं और भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास तेजी से ऐसी मजबूत सड़कों का निर्माण कर रहा है जिनका इस्तेमाल हर मौसम में किया जा सकता है और ये सड़कें भारी से भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों का बोझ उठा सकती हैं। इनमें से बहुत सारी सड़कें अब बनकर तैयार भी हो चुकी हैं और यही सड़कें अब चीन को चुभ रही हैं। चीन के साथ आज जो भी विवाद है उसके पीछे भी वर्ष 2020 यानी इस साल के भारत की यही मजबूत सड़कें हैं। इन सड़कों की वजह से अब भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख पर सीमा से लगे इलाकों में आसानी से पेट्रोलिंग कर सकती है, नजर रख सकती है और चीन की हर हरकत को देख सकती है। यही बात चीन को बर्दाश्त नहीं हो रही और वो इन सड़कों का निर्माण हर कीमत पर रोकना चाहता है। पुरानी सरकारों ने इन सड़कों को या तो बनने ही नहीं दिया या इतना धीरे धीरे बनाया कि चीन बड़े आराम से रहा, उसने ज्यादा परेशान नहीं किया किसी को भी। लेकिन अब परेशानी की बात है, यानी जो काम चीन ने 1950 के दशक में ही कर लिया था अपनी तरफ, उसे भारत आज अंजाम दे रहा है। सोचिए 1950 से लेकर 50 और 20 70 साल के बाद हम वो काम कर रहे हैं जो चीन 1950 और 60 में कर चुका। ये बात चीन की समझ में आने लगी है और ये बदला हुआ भारत अब उसकी किसी चाल को सफल नहीं होने देगा। इसलिए जैसे जैसे भारत LAC पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा वैसे वैसे चीन की बेचैनी बढ़ती जाएगी और भविष्य में भी ऐसे टकराव की आशंका बनी रहेगी। लेकिन ये टकराव इस बात का संकेत है कि भारत ने अब अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया है। ये 2020 का भारत है। इससे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या व्हाट मोटिवेटेड यू टू
गेट आउट ऑफ योर हाउस 17 रुपये लेके तुम निकले और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय? तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी जिंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं था, वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ। जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं जिंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम। एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ किसी प्रकार की नहीं आएगी। और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए। दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेलियर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हो, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, हर व्यक्ति का हर हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े इतने बड़े बड़े नामों की सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टार्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस ट्रोलिंग की वजह है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। सुशांत की आत्महत्या के बाद ही देश की जनता इन बड़े बड़े फिल्म स्टार से सवाल पूछ रही है और जनता चाहती है कि क्या यही लोग सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है, ये जानना चाहती है जनता। इन फिल्म स्टार्स के बड़े बड़े फैन क्लब्स हैं और देश की जनता इन्हें भगवान की तरह पूजती है। अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई खर्च करके इनकी फिल्में देखने के लिए थिएटर में लाइन में लगकर लोग अंदर जाते हैं। लेकिन अब वही लोग इन बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन लोगों ने बॉलीवुड को परिवारवाद का नया केंद्र क्यों बना दिया है और क्यों ये लोग उन कलाकारों के साथ अन्याय करते हैं जिनका संबंध किसी फिल्मी खानदान से नहीं होता, जो छोटे शहरों से जाते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं जिन्हें आउटसाइडर्स कहा जाता है। अब बॉलीवुड के भी कई लोग उन प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टार्स की पोल खोल रहे हैं जो खुद को टैलेंट का कद्रदान बताया करते थे, जो कहते थे कि हम तो टैलेंट के पारखी हैं, हम टैलेंट के जोहरी हैं, हम समझ जाते हैं कि किस में कितना टैलेंट है। लेकिन क्या यही लोग टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग में तब्दील हो गए हैं? और इसी संदर्भ में मशहूर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। अपनी पोस्ट में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के उस नेक्सस को एक्सपोज किया है जो पहले नई प्रतिभाओं को काम का लालच देता है और फिर धीरे धीरे प्रतिभावान कलाकारों से उनकी सारी आजादी छीन ली जाती है। आपको बता दें कि अभिनव कश्यप कौन है। अभिनव कश्यप मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के भाई हैं और वो खुद कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। आपको याद होगा सलमान खान की एक फिल्म आई थी दबंग, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। यानी वो फिल्मी दुनिया को बहुत करीब से जानते हैं, इसलिए उनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। अभिनव कश्यप ने जो कहा है उसका सार आप इन 4 पॉइंट्स में समझ लीजिए। वो कह रहे हैं कि सुशांत की आत्महत्या के पीछे फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का रोल भी हो सकता है और उन्होंने खास तौर पर यशराज फिल्म्स का नाम लिया है और सुशांत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि यशराज फिल्म्स जैसे प्रोडक्शन हाउस और इससे जुड़े लोग कलाकारों का करियर नहीं बनाते बल्कि ये इन कलाकारों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी वो ये कि प्रतिभावान लोगों की तलाश के नाम पर ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें करियर में
सिर्फ एक ब्रेक की जरूरत होती है, ऐसा स्ट्रगलर। ये लोग ऐसे कलाकारों को फिल्मी पार्टियों में आने का न्योता भेजते हैं। छोटी छोटी जो लॉन्च पार्टीज होती हैं वहां भेजकर इन्हें छोटा मोटा पैसा भी देते हैं। जब इन नए कलाकारों के पास कुछ पैसा आ जाता है और ये कलाकार फिल्मी पार्टियों में पहुंचते हैं तो इन्हें वहां बेइज्जत किया जाता है ताकि इनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाए। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस इन कलाकारों को मौका देने के नाम पर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार इन नई प्रतिभाओं की सारी आजादी छीन लेते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नए कलाकारों को कई सालों तक एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ फिल्में करनी होती हैं, वो भी बहुत कम पैसे में। और इस दौरान अगर कोई अभिनेता किसी और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म करता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है और बॉलीवुड का ये गैंग उसका बहिष्कार कर देता है। उसे बाकी जगह फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स उसकी फिल्में खरीदते नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने अभिनेता सलमान खान और उनके परिवार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये अभिनव कश्यप के आरोप हैं और हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते। जो उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है वही मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। हम नहीं जानते कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो वाकई गंभीर हैं और इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद हावी है और जिन लोगों के साथ खानदान का नाम जुड़ा हो वो बाहर से आए लोगों को कभी सफल नहीं होने देते। अब फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ नामी गिरामी लोग सुशांत सिंह की मौत के बाद उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशांत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे, जिनके बेटे बेटियों को फिल्में मिलती हैं और अवार्ड सिर्फ इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वो किसी बड़े फिल्मी खानदान से संबंध रखते हैं। और यही वजह है कि अब आम लोग ही इन फिल्मी सितारों को आईना दिखा रहे हैं। आम लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनत करना जानते हैं, अपने इसी जज्बे के साथ संघर्ष के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने जीवन में ऐसे ही पक्षपात का शिकार होते हैं तो वो गुस्से से भर जाते हैं। और सुशांत की आत्महत्या के बाद उनका यही गुस्सा अब पूरे देश में बाहर आ रहा है। उन्होंने जो कुछ भी किया, अब इसके बाद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई और बड़ा कलाकार, छोटा कलाकार, नया कलाकार, पुराना कलाकार अब इस गैंग का शिकार ना बने और ये जो पूरे का पूरा एक तरीके से एक नेक्सस बना हुआ है, ये नेक्सस अब टूट जाए। इसमें मीडिया भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, सोशल मीडिया भी बड़ी भूमिका निभा सकता है और खास तौर पर वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी टैलेंटेड लोग हैं और बाहर से आए हैं, वो खुद एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि अब उन्हें पर्दे पर नहीं, पर्दे के बाहर फाइट करना पड़ेगा। मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का एक विशेष ऑडियो संदेश आया है। धर्मेंद्र खुद फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर रहे हैं, यानी उनका संबंध किसी फिल्मी परिवार से नहीं रहा, अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचे और इसीलिए उन्होंने भी इस परिवारवाद को बहुत करीब से देखा है और इसका नुकसान भी उन्होंने सहा है। धर्मेंद्र की पूरी बातें सुन लीजिए कि वो अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कह रहे हैं, इसमें परिवारवाद के बारे में क्या कह रहे हैं और जो कुछ 4-5 खानदानों ने इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर रखा है, जो कि बाहर के लोगों को यहां पर जमने नहीं देना चाहते, बाहर के नायकों को हीरोज बनने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं जो बाहर के लोग हैं वो सिर्फ राइटर बने रहें, बहुत ज्यादा हुआ तो डायरेक्टर बन जाएं और नहीं तो कैरेक्टर रोल्स निभाते रहें, लेकिन हीरो जो होगा वो उनके घर का बेटा ही बनेगा। इस पर धर्मेंद्र का क्या कहना है, अब आप सुनिए। हेलो सुधीर, कैसे हो? आज मैं डीएनए के दर्शकों को एक पैगाम दे देना चाहता हूं। पैगाम उन नौजवान लड़के लड़कियों के लिए है जो नए इस इंडस्ट्री में आए हैं और उनके लिए जो इस इंडस्ट्री में आने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें मैं अपनी आप बीती सुनाकर कुछ समझा देना चाहता हूं, एक सबक देना चाहता हूं। मैं भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए तड़पता था। मालिक ने सुन ली मेरी, मैं भी इस इंडस्ट्री में आ गया, लेकिन इसकी वो सुनहरी चमक दमक जो दूर मुझे
सानेवाल में दिखाई देती थी, यहां गायब थी। यहां वो कुछ भी नहीं था। ये लोग जज्बात बांटते हैं, कहानियों के जरिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से इनमें जज्बात बिल्कुल नहीं है। ये जरूरत पड़ने पर आंखों से तलवे चाटते हैं और जरूरत नहीं तो तोता चश्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी खुददारी से जिंदगी गुजारी है यहाँ। मेरी खुददारी मेरी रहनुमा बन गई यहाँ। मैंने बड़ी नामचीन हस्तियों को, जिनमें मैं थी, बहुत अच्छा खासा सबक सिखाया है। ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं कि इसके लिए जान दे दी जाए। हजार रास्ते हैं इस खूबसूरत जिंदगी को जीने के लिए। कोई भी रास्ता चुन लो। और मैं तो हमेशा यही कहता था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब मैंने तो एक लंबा चौड़ा अरसा इस इंडस्ट्री में जी भर के मजे से गुजारा है। यूं कह लो कि इस इंडस्ट्री को इज्जत सम्मान पूरा दिया है, लेकिन किसी के सामने कभी झुका नहीं मैं। यहां झुकने की जरूरत है भी नहीं। कुछ नहीं रखा यहां। अभी मैं अपने खेतों में आ गया हूं। ऐसी जिंदगी, मैं कहता हूं, ऐसी खूबसूरत जिंदगी, मां कुदरत की गोद में ये हरे भरे खेत सबको नसीब हो। दिखावे में कुछ नहीं रखा, हकीकतों में खुशी मिलती है। खुश रहिए। बहुत प्यार आप सबको। धर्म जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे डीएनए के दर्शकों के लिए ये सारी बातें भेजी, और असल में धर्म जी ने जो सारी बातें कही हैं, ये अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री का संपूर्ण विश्लेषण है। तब that not only makes you weak physically, but it makes you weak mentally, spiritually, in every which manner. और जहां वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे? कमजोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है, ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमजोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए, तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा। कोई बात बताना चाहेंगे आप? सर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल, रीजन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, यही है मोटिव। एंड देन सेकंड पार्ट विच इज एशन, मोटिवेशन, दैट इज एक्शन। Our desire, our needs, what we want to do, what is our aim in life, और उसको पूरा करने के लिए then you take an action. ये दोनों का motive plus action means motivation. So that's a simple meaning of it. कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1840 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक सैमुअल मोर्स को अपने आविष्कार टेलीग्राफ का पेटेंट मिला था। टेलीग्राफ विद्युत तरंगों की मदद से संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाली तकनीक थी। ये सूचना प्रसारण की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान को बहुत आसान बना दिया गया था। सैमुअल मोर्स को संचार के एक और विशेष माध्यम मॉर्स कोड की खोज करने के लिए भी
जाना जाता है। वर्ष 1877 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड के मशहूर आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली कमर्शियल टेलीफोन सेवा शुरू की थी। इसकी शुरुआत कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को 1876 में टेलीफोन के आविष्कार के लिए पेटेंट मिला था और उन्होंने ही दुनिया की पहली टेलीफोन कॉल की थी, जो उनके सहायक थॉमस वॉटसन के लिए थी। वर्ष 1887 में आज ही के दिन मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस को जनता के लिए खोला गया था। ये रेलवे स्टेशन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मार्च 1996 के बाद से इसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या मुंबई सीएसटी कहा जाने लगा। हर दिन करीब 30 लाख रेल यात्री मुंबई सीएसटी का प्रयोग करते हैं। 2.8 हेक्टेयर में फैले मुंबई सीएसटी को बनाने में 10 वर्ष लगे थे और इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने डिजाइन किया था। उस दौर में मुंबई सीएसटी को बनाने में 16,14,000 रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 1991 में आज ही के दिन बॉन की जगह बर्लिन को जर्मनी की राजधानी बनाया गया था। हालांकि जर्मन सरकार के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय आज भी बॉन में ही हैं। वैसे जर्मनी को अपनी राजधानी को पूरी तरह से बदलने में 8 वर्ष लग गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का बंटवारा हुआ, तब पश्चिमी जर्मनी ने अपनी राजधानी बॉन को बनाया था। जर्मनी के एकीकरण के बाद बर्लिन को दोबारा देश की राजधानी बना दिया गया। और आज विश्व शरणार्थी दिवस है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इस वक्त दुनिया भर में करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, यानी अपने मूल निवास स्थान से दूर रहने पर मजबूर हैं, अपने घरों से दूर हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा शरणार्थी सीरिया, अफगानिस्तान और दक्षिणी सूडान जैसे देशों से आते हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।